इकोनॉमिक्स का हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। दैट इज क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो मैंने कहा था पहले भी, मैक्रो का मतलब हो गया जब एग्रीगेट, मतलब जब आप पूरे इकोनॉमिक का देख रहे हो, और माइक्रो का मतलब हो गया इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स है जो जानना पड़ेगा। तो पहला टर्म क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी बताते हैं। हम रीड कर रहे हैं इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या बोल रहे हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब है हर कंट्री के जितना आप जीडीपी होता है उसको काउंट करना। ओके, कितना नेशनल इनकम है हमारा। तो उस नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मुझे एक पहला टर्म जो है डोमेस्टिक टेरिटरी जानना पड़ेगा ना। It is a territory, underline है देखना, it is a territory administered by government within which person, goods and capital circulate freely. Within that economy मेरे goods ये सब आप buy sell easily कर सकते हो, capital भी, okay? In layman's language, domestic territory means a political frontier of a country. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. अच्छा, अभी भी डिस्क्लेयर नहीं किया गया, यहाँ पे बताएगा। देखो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब, in addition to the political frontier, it also includes ship and aircraft owned and operated by the normal resident between two or more countries. For example, a planes operated by Air India between Russia and Japan are the part of a domestic territory of India. Now, the domestic territories का मतलब क्या होगा? जो normal resident है, नॉर्मल रेसिडेंट अगर वो शिप एंड एयरक्राफ्ट में है, बाहर है, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर डालेंगे। ओके, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल प्लेन्स के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट बताया कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे जो पॉइंट है, रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। मतलब वही बात मैं सेम बता रही हूँ, रेसिडेंट ऑफ अगर कंट्री अगर कोई है जो इंटरनेशनल वाटर पे भी है, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के में ही माना जाएगा। मतलब अगर वो वहां से कुछ अर्न हो रहा है उनका, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। मेन कौन है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, एम्बेसीज, कंसुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। यहाँ के इंडियन एम्बेसी रशिया में है, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब फिजिकल एरिया नहीं बोला जा रहा है। हमारे जो रेसिडेंट है वो अगर बाहर है, उसे भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में बोल रहे हैं। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या इंक्लूड नहीं करता है? देखो, अब विद इन डोमेस्टिक कट, अब फिजिकल डोमेस्टिक टेरिटरी में चले आओ। मतलब अगर बाहर के एम्बेसी है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। पहला पॉइंट वही बताया है, बाहर के एम्बेसी ये सब देखो, ये ना, डज नॉट इंक्लूड embassies, consulate and military establishment of a foreign country. For example, Japanese embassy in India is a part of a domestic territory of Japan. ठीक है, वहां का माना जाएगा। ओके, इतनी बात तो हम लोग और क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? इंटरनेशनल organization like UN and WHO are located within the geographical boundaries of country. Within India अगर है तो वो भी नहीं मानता। ओके, अच्छा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच द पर्सन गुड्स, वो सेम बात बोला गया। तो मैं यहाँ पे जो मैं बता रही नॉर्मल रेसिडेंट है, उसका मतलब क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट किसे बोलेंगे? जो बार बार बोले ना, नॉर्मल रेसिडेंट अगर है, बाहर है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे ही मानेंगे ना, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानेंगे। तो नॉर्मल रेसिडेंट refers to the individual or institution who ordinarily resides in country and whose center of economic interest also lies in that country. Normal resident include both individual and institution, मतलब कंपनीज भी आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है? टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देंगे। टर्म क्लियर है यहाँ पे सारे? नाउ
इसमें center of economic interest implies two things: the resident lives or located within the domestic territory, or the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. ओके अच्छा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे पॉइंट वही हो गया कि अगर मैं बाहर हूँ और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से है तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊंगी। ओके, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, क्योंकि टैक्स के व्यू पॉइंट से फिर अलग भी हो जाता है थोड़ा, वो बाद में देख लेती हूँ। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट। कौन नहीं होंगे? जो इंडिया में तो है बट वो क्या है, टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, और which visits a country for recreation, holidays, medical treatment, studies, sports and conference। बहुत लोग बाहर जाके कॉन्फ्रेंस होता है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, ये सब, तो वो लोग वहाँ कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं होंगे ना। जैसे यहाँ पे भी आते हैं, अगर कोई टूरिस्ट होते हैं फॉरेनर, तो वो इंडियन, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, foreign staff of embassies, official diplomats, and members of the armed forces of a foreign country located in the given country। तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है अगर फॉरेन के हैं सब तो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, WHO बता दिया है, आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, एम्प्लॉयज ऑफ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भाई इंटरनेशनल, अमेरिकन अमेरिकन कंपनी के है, देखो क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्लियर ना? ओके, उसके बाद कुछ है इसमें, देखो ये पॉइंट बता रही है। However, if the employees are working for more than 1 year in such an international institution, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located. It means, in the given example, if an American is working in a UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India. इसका मतलब उन लोग विद इन 5 मंथ 6 मंथ ट्रांसफर होते रहते हैं उनके। ओके, तो इन टैक्स के टर्म पे क्या होता था पता है, 180 डेज। 180 डेज का मतलब है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो 6 मंथ अगर आप हो इंडिया में तो आप टैक्स के व्यू पॉइंट से आप रेसिडेंट कहलाते हो, और इकोनॉमिक से व्यू पॉइंट से वन ईयर अगर आप इंडिया में हो तो आप यहाँ के रेसिडेंट कहलाओगे। ओके, नेक्स्ट, क्रू मेंबर्स ऑफ अ फॉरेन वेसल्स। Crew members of the foreign vessels, commercial travelers, and seasonal workers, provided their stay is less than 1 year। 1 year से ज़्यादा होने पे वो भी resident कहलाएंगे। Border workers who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as a normal resident of the country where they live and not where they work। बॉर्डर एरिया में जो भी घर रहते हैं ना, तो उनके बॉर्डर एरिया तो वैसे नहीं कि लाइन, बहुत जगह में लाइन वैसे नहीं बना हुआ, सिर्फ एलओसी उसे इसके लिए है। बहुत जगह पे है, नेपाल के लोग तो यहाँ पे आराम से आते हैं ना, काठमांडू ये सब तो देखोगे तुम, वहां पे तो सिक्किम में है ही वैसा कि आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। तो सपोज कोई काम के लिए जा रहा है तो जहाँ पे वो है उसे माना जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट, ना वो नहीं कि जहाँ पे वो काम करने जा रहा है। ओके, क्लियर ना? अब यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ बोल रहे हैं, देखो पढ़ लेते इसको। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, बताओ। हाँ, अ जापानीज आंसर है ना यहाँ पे? अच्छा ठीक है। ओके, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। नो। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। क्या नहीं बोल रहे हो? ये पॉसिबल ही नहीं है वहां पे क्रिकेट मैच होना ना। है ही नहीं ना, तो कैसे जाएंगे? अगर जाते हैं तो वो रेसिडेंट इंडिया के ही होंगे बोले जाएंगे।
Indians working in the UNO office located in the America for less than 1 year. तो कौन होंगे भाई, वह कहाँ के हैं? इंडियंस है ना, तो यह नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, है ना? लेस देन 1 year है. इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन द इंडिया, इंडियन एम्प्लॉइज है, डब्ल्यू तो इंडियन इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएंगे. फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर द मंथ टू सी द ताजमहल, तो वो नहीं कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट. इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, हज के जाते सफर में, तो वो इंडियन ही होंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट. ओके, वहां के तो नहीं हो जाएंगे, वो बोल रहे हैं. हज जैसे यहाँ पे तीर्थ होता है ना, वैसे उनका भी तीर्थ वहां पे हज, मक्का मदीना बोलते भी. हज मतलब यात्रा पे जा रहे हैं. Okay, now citizenships and residentship are two different terms. क्या है सिटीजनशिप, किसे बोलेंगे? कुछ टर्म है सारे मार्क किए हुए, देखो इंपॉर्टेंट. इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का. ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, based on the place of birth of the person, or the some legal provisions allowing a person to become a citizen. It means Indian citizenship can arise in two ways. बहुत लोग, ये जो अदनान स्वामी है वो यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप लिया, बहुत लोग इंडियन सिटीजन ले रहे हैं, लिए हैं, लीगली ले रहे हैं, या फिर अगर बाय बर्थ होता है तो वो सिटीजन बन जाता है. ऐसे बोला कि जिसका प्लेस ऑफ बर्थ होगा, ओके, वो सिटीजन कहलाएगा. इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, कुछ कंट्री में है. जैसे कि वो अक्षय कुमार का आया था ना, अक्षय कुमार कनाडियन है, क्योंकि उसको वहां से मिला तो उसका ले लिया था. वहां पे डुअल सिटीजनशिप अलाउ है, यहाँ नहीं है. ओके. तो एक्चुअली देखा जाए तो वो नहीं है इंडियन सिटीजन. ओके. अच्छा, नंबर 1 क्या बता रहा है? व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, ओके, क्या है? ही acquires automatic citizenship of India. Number 2, a person born outside India applies for citizenship and Indian laws allows him to become the Indian citizen. ये है citizenship का. Now what is residentship? Residentship economic concept हो गया. Okay, for the जो हम लोग normal resident पढ़े ना, इसलिए on the basic economic activities performed by a person. कहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्न कर, मतलब कहाँ पे वो अर्न कर रहा है? देखो, an individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country. अर्न भी उसको इंडिया में, अर्न इकोनॉमिक रेसिडेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि यहीं पे आप पैसे रिसीव कर रहे हो, यहीं पे स्पेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो. ओके, तो अगर ये पॉइंट है तो उसका बोला जाएगा ऐसा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दिस कंट्री ओनली. पॉइंट समझ में आया ना? हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year इज अ नॉर्मल रेस. हाँ, अब देख पा रहे हो ठीक से? तुम ऐसे बेंड होके भी, मैं देख रही हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें बार बार प्रॉब्लम हो रहा था. Okay, and a Chinese in living in India for more than 1 year is normal resident of India. However, he is not a citizen or national of India, as he does not hold citizenship of India. Similarly, a no, क्या इसका मतलब क्या हो गया? वो कौन है? वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, बट वो सिटीजन नहीं है. सिमिलरली, अ नॉन रेसिडेंट जो NRI है इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, बट अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच ही लिव्स. It means a person can be a citizen of one country and at the same time resident of another country. कैसे? समझ में आया ये वाला पॉइंट? हम्म. आपको सिटीजनशिप के लिए क्या होता है? बॉन्ड होना पड़ेगा,
या फिर आप लीगली वहां पे लॉफुली वहां पे सिटीजनशिप अप्लाई कर लो। बट रेसिडेंट होने के लिए क्या हो रहा है, आप किसी भी इस कंट्री में अगर 1 ईयर से ज्यादा रह रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं पे है, तो आप हो गए रेसिडेंट। बट इंडिया में कौन हुआ है? हम्म। और अमेरिका में रह रहे 2 साल से, हाँ, तो इंडिया में उसको काम नहीं करेंगे। यहाँ के सिटीजन हो जाओगे, वहां के रेसिडेंट्स मिल जाएंगे, है ना। ना कुछ टर्म है यहाँ पे, वो वाला भी हम एक एक लाइन देख लो, मैं तुम्हें डिस्कस कर रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करके जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म समझना जरूरी है, ओके। और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे आते हैं। पॉइंट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ मार्क भी की थी, उधर दिख नहीं रहा, ठीक। Now, the concept of a domestic territory and normal resident helps to estimate the domestic product and national product. Now, इसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिस हेल्प्स इन एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स includes the production activity of a production units located in an economic territory irrespective of the fact whether carried out by the resident or non-resident। इंडिया के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन हो, इंडियन करे या बाहर से करे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, कोई भी करे इस काम को, ओके। इट मीन्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेन नेशनल्स लाइक होंडा, पेप्सी एक्सेट्रा and by the Indian national like Patanjali, Reliance, Tata, etc. within the domestic territory of India will be added to get India's domestic product without distinguishing between national and non-nationals। ठीक है। The money value of domestic product is termed as domestic income। जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटी पे मेजर करते भी नहीं है, यहाँ पे मनी के वैल्यू पे मेजर करते हैं। तो जो भी प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो रहा है, किसी के थ्रू भी प्रोड्यूस करवा रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्शन इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, तो उसे हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट करें कहेंगे, या फिर डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the concept of a normal resident helps to estimate the national product। National product includes the production activities of a normal resident, irrespective of the fact whether they performed within the economic territory or outside India। अब कंफ्यूजन। अब अगर कोई भी जो नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट का एग्जांपल मैंने पहले बताया है, जिसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद और लाइज इन दैट कंट्री जहाँ पे हो रहा है, उसे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। हमने बहुत सारा पॉइंट पढ़ा है इसमें। तो अगर नॉर्मल रेसिडेंट है, वो अगर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, उसे हम नेशनल इनकम में डालेंगे। अब मान लो टाटा की कंपनी है, इंडिया में भी है, बाहर भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ से है, उसका बहुत कुछ रीजन है इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाने के लिए, मतलब तो वहाँ पे सब कुछ पेपर वर्क यहीं से हो रहा है, ऐसा कुछ होगा, ओके। तो अगर वो वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, बट वो है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसे हम लोग नेशनल इनकम में डालेंगे। इससे समझ में आया ये चीज पॉइंट। कुछ सब प्रैक्टिस करेंगे इसमें, नहीं है कुछ एग्जाम्पल तो बताया नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये भी हमें डिस्कस करना है, बस होने को फिनिश, ये सब भी क्लियर है ना। हम्म। अब चले आते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब शॉर्टकट स्पीड में बताऊंगी। फैक्टर इनकम in refers to the income received by the factor production for rendering factor services in the production process। आप
क्या बोला? फैक्टर इनकम refers to income received by factor of production. Now what are the factor of production? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप जो फैक्टर्स हैं वो उसके फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो अगर मेरे पास जमीन है तो मैं रेंट रिसीव करूंगी, अगर लेबर प्रोवाइड कर रही हूँ तो वेजेस रिसीव करेंगे, और अगर मैं कैपिटल प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगी या प्रॉफिट रिसीव करूंगी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से जा रही हूँ तो प्रॉफिट रिसीव करूंगी। ये सब क्लियर है पॉइंट? ये सब तो इसे हम लोग बोलेंगे फैक्टर इनकम। रेंट रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड, वेजेस रिसीव्ड बाय द लेबर, और क्या बताया? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर्स and profit received by the entrepreneurs are called the factor income. डिटेल में पढ़ाना था बट ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। ट्रांसफर इनकम किसे बोलेंगे? अच्छा, ट्रांसफर इनकम में यहाँ पे कुछ एक पॉइंट था ना, रुको, पहले वाला नहीं, सब क्लियर है और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। भाई हम इनकम करेंगे बट उसके अगेंस्ट में कुछ दे नहीं रहे हैं आपको। ओके, कब होता है? गवर्नमेंट आपको गैस पे सब्सिडी दे रही है, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कुछ नहीं ले रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। डायरेक्टली नहीं ले रही, डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको सड़कें बना के दे रही है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं ले रही है। ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट का पेमेंट के साथ गवर्नमेंट का हो रहा है। ओके, आप कोई सर्विस ले रहे हो, आप उसके बदले में कुछ पे नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इन इनकम। ओके, तो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ओके, आप कुछ सर्विस ले रहे हो, इनकम, आप इनकम ले रहे हो बट आप कुछ अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट कुछ पे नहीं कर रहे हो, कोई सर्विस भी नहीं दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसलिए बोल रहा है इसी में इट इज अ यूनिलैटरल, है ना? पहला पॉइंट, यूनिलैटरल का मतलब है वन साइड अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है। ओके, it is not included in national income as it does not reflect any production of goods and services. Okay, it is not included in national income. मुझे लगता है, आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट। तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट का ट्रांसफर इनकम का मतलब समझ में आया? मैं ट्रांसफर पेमेंट भी बता दी, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से ट्रांसफर पेमेंट भी बता दिया मैंने। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, यूनिलैटरल है, it is not included in national income as it does not reflect any production of goods and services. Okay, नेशनल इनकम का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, उससे इनकम आना चाहिए। ओके, इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। ओके, taxes received taxes received by the government are the transfer income of a government as they are received without providing any productive service in return। आपसे जो भी टैक्स लेते हैं। सब्सिडी, सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं दोनों टर्म बता दी थी। गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम का क्या होगा? टैक्सेस रिसीव कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट क्या है? उन लोग सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोले? करंट ट्रांसफर ना, करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर का मतलब है, अगर हम लोग बोलेंगे ना, पीएल अकाउंट बनाया था ना, रेगुलर वाला पार्ट है वो करंट ट्रांसफर है, एंड कैपिटल ट्रांसफर का मतलब है बैलेंस शीट वाला पार्ट, दैट इज कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करना या लोन लेना, वो कैपिटल ट्रांसफर है। फिर से बता रही हूँ, सुन ध्यान से। ट्रांसफर रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, करंट एंड कैपिटल। करंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम whereas capital transfer are made out of the wealth of the payer। ठीक है? ओके, करंट ट्रांसफर का मतलब है जो इनकम रेगुलर हो रहा है उससे ट्रांसफर कर रहे हैं, करंट ट्रांसफर।
और जब कैपिटल ट्रांसफर करेंगे जो हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, जमा है, उसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, करंट ट्रांसफर आर जनरली रेगुलर इन नेचर होगा, रेगुलर इन नेचर, एंड वेयर द कैपिटल ट्रांसफर आर इरेगुलर। ओके, करंट ट्रांसफर आर मेंट फॉर कंजम्पशंस पर्पस, हमको करंट ट्रांसफर जो करे वो यूज रेगुलर इनकम से करे, वो खर्च करने के लिए। बट कैपिटल ट्रांसफर जो होगा आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, का मतलब है कैपिटल एसेट फॉर्म करना। हम्म, मतलब आप लोन ले रहे हो कहीं से, किस लिए? आप एसेट बनाने वाले हो, इसलिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफर क्या है? ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल ट्रांसफर का मतलब है इन्वेस्टमेंट ग्रांट मिलना, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस, एक्सेट्रा। ये गवर्नमेंट को जब मिलता है तो ये लोग कुछ एसेट कैपिटल फॉर्म करना होता है उनको। क्लियर है सब पॉइंट? मैंने बिजनेस स्टडीज में कोई क्वेश्चन नहीं दिया ना अभी तक? नहीं, आप दिए थे लिखने के लिए। वो दिया है ना? कुछ क्या करा रही थी लास्ट क्लास बिजनेस स्टडीज में? प्लानिंग, प्लानिंग से कोई क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक। अच्छा, नेक्स्ट है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। फैक्टर इनकम में क्या हो गया पॉइंट? फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब है आप प्रोडक्शन, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बेटा क्या हुआ बोलो? आओ, एक मिनट, सामने शो, इधर के शो, इधर, हाँ जाओ, जाओ जाओ, खुलेगा खुलेगा, जाओ जाओ, गो गो, उठो उठो उठो। हम्म। तो फैक्टर इनकम में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑन कर रहे हो, ट्रांसफर इनकम में विदाउट सर्विस प्रोवाइड आप दे रहे हो। ओके, आई थिंक ये कर पाओगे सब कुछ। मैं फाइनल गुड्स में चली जा रही हूँ इसमें। Final goods and intermediate goods. Final, all things that satisfy human wants are called goods. Hmm? On the basis of the end use of the goods, they can be mainly classified into two heads. End of the use, end of the goods का use, end use of the goods का मतलब हो गया फाइनल, जब तुम कंज्यूम कर रहे हो उसे बता बोल रहे हैं। तो फाइनली अगर तुम कंज्यूम कर ले रहे हो तो उसे फाइनल गुड्स बोलेंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। मतलब अगर तुम ब्रेड ला रहे हो बाहर से और ब्रेड को खा ले रहे हो, दैट इज फाइनल गुड्स। लेकिन ब्रेड ला तो सैंडविच बना दो तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स तुम्हारे लिए हो गया। सैंडविच खरीद के खा ले रहे हो, फाइनल गुड्स। ओके, कुछ कर रहे हो वापस पैकेजिंग कर, सेल कुछ ऐसे भी सेल कर सकते हो, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आपको यहीं पे वो सब बाहर से है सब, आप ले लो। तो क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? कुछ ऐड करते हैं, वो होता है वैल्यू एडेड बोलते हैं उसे, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम लोग। ब्रेड्स में भी कुछ ऐड करके अपना प्रॉफिट ऐड करके दे रहे हैं तो भी वैल्यू ऐड बोल रहे हैं, और सिंपली कुछ हमसे प्रॉफिट ही ऐड करके दे रहे तो भी वैल्यू एडेड हो गया। ओके, गुड्स परचेज्ड, अच्छा फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर ईदर यूज्ड फॉर द कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, होल्ड ऑन, क्या बोल दिया देखो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखो। यहाँ पे पहला पॉइंट जो बोल रहा है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, goods purchased by the consumer household, okay, as they are meant for the final consumption, like milk buy कर रहे हो, milk purchased by the households। next बोले goods purchased by the firms for capital formation, अब हम लोग एसेट फॉर्म कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेज कर रहे हैं, बट वो तो यूज ही कर रहे हैं ना उसको, मशीनरी को वापस रीसेल करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, रीसेल नहीं कर रहे हैं। आप भले ही गुड्स को ले रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पस में, तो भी हमें क्या बोलेंगे? उसे फाइनल गुड्स बोलना है। क्लियर है? इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल देख लो पहले, डेफिनेशन इंटरमीडिएट गुड्स, फिर आगे आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स है आर दोज गुड्स which are either used for resale or for further production। ओके, जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, देखो, गुड्स परचेस फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेस बाय अ डेयरी शॉप, वो मिल्क बाय करके फिर सेल करेगा। गुड्स यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया?
दोनों का डेफिनेशन समझ में आ गया अच्छी तरह से? लेकिन ध्यान रखो फाइनल गुड्स में क्या था बच्चे, इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप उसको वापस प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं ले जा रहे हो, इसलिए वो फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए, फाइनल गुड्स हो गए। ओके नेक्स्ट है, क्या पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी? important points about the intermediary goods, ये वाला important points है। They are generally purchased by one production unit for from the another production unit. Example in that is intermediate goods remains within the production boundary. एक नाम टर्म बता रहे हैं प्रोडक्शन बाउंड्री है, मतलब हम एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट जब बाय कर रहे हैं तो however all purchases from the one production unit from the another production units are not intermediate purchases. For example, purchases of a building, machinery etc are not the intermediary purchases. हमने पढ़ा फाइनल गुड्स में था। okay, if they are not meant for sale, सपोज कोई मशीनरी बना रही है कंपनी और एक दूसरा प्रोडक्शन यूनिट बाय कर दिया उस मशीनरी को, उस मशीनरी को यूज कर रहा है गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगी, वो फाइनल गुड्स कहलाएगी, रीसेल नहीं हो रही उस चीज को। ओके as there the value is not included in the value of final goods. In fact, such purchases are termed as final product as they are purchased for investment. मैं एसेट बाय कर रही हूँ उस चीज को, तो मेरे लिए एसेट हो गया ना वो, तो वो मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट्स कहलाएगा। They have derived demand as their demand depends on the demand for the final goods. They are not ready. They are not ready for use by their final user. Some value has to be added to the intermediate goods. For example, sugar purchased by the sweet shop is an intermediate goods as some value to be added to the sugar for making sweets. क्या है इसका मतलब? Sugar purchased by the sweet shop is an intermediate goods as some value is added to sugar for making sweets. मैं शुगर बाय कर रही हूँ और उसमें फिर कुछ ऐड कर रही हूँ टू मेकिंग स्वीट्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। वही मतलब हो रहा है ना? एग्जाम्पल उतना बेटर नहीं। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया क्या मतलब मैं कुछ वैल्यू ऐड करके फिर सेल कर दे रही हूँ, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट for military purpose are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for the market sale. तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आ जा रहा है। ओके, बिकॉज वो फाइनली कोई मार्केट में नहीं सेल हो रहा है ना, इसीलिए। Value of intermediate goods is merged within the value of final goods. For example, suppose a miller buy wheat, जो आटा पीसता है वो wheat buy किया है 700 रुपीज का, और उसको उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया, आटे में कन्वर्ट करके 1000 रुपीज रखा है। Now the value for the flour, that is final goods, includes the value of the intermediate goods. उसको कुछ प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। ओके नेक्स्ट, प्रोडक्शन बाउंड्री। एक टर्म था ना प्रोडक्शन बाउंड्री, क्या था? प्रोडक्शन बाउंड्री अंडरलाइन जो किया वो मैं बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट प्रोडक्शन बाउंड्री का। ओके, प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। ओके, as long as the goods remain within the production boundary, they are intermediate goods, and when the goods comes out of this boundary it becomes a final goods. Then इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पढ़ लेना आप हाँ इसको।
अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल जो ब्लू वाला वो पढ़ती हूँ मैं. Sugar is an intermediate goods when it is used by the sweet shop for making sweets. However, if it is used by the consumer, then it becomes a final goods. Similarly, milk is तो clear है, okay? अब उसके बाद है national income includes only final goods. ये important है, ये वाला point. Okay? यहाँ से sums के लिए use करना होगा हमें side terms. Okay, national income includes only final goods. Only final goods are included in the national income. Intermediate goods को हम लोग national income में नहीं रखेंगे क्योंकि वो double counting हो जाता है. क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में भी रख रही फिर फाइनल गुड्स जो बनेगा तो भी रखेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा. ओके, क्लियर है. A distinction between the final intermediate goods is required to estimate the correct value of GDP. In the absence of this distinction, GDP may be overestimated and may lead to the problem of double counting. Okay. याद रहेगा ये डबल काउंटिंग वाला पॉइंट याद रखना. ओके. सारे एग्जाम्पल आपको रीडिंग करने हैं. यहाँ से क्वेश्चन आता है. कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स नीचे देखो लिखा हुआ है रेफर्स टू द those goods which satisfy the wants of a consumer directly. Like bread, butter, shirt, pens, etc. नेक्स्ट है कंजम्पशन गुड्स में आ गया ड्यूरेबल गुड्स भी है और सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स को है जिसको आप बार बार यूज कर पा रहे हो, दैट इज टेलीविजन. एक्चुअली वो गुड्स में यूज कर रहे हो, उसका सर्विस ले रहे हो, वो भी डिटेल में बाद में होता है, समझ में आएगा. ठीक है ना. जो भी ड्यूरेबल गुड्स को बार बार आप यूज कर रहे हो. सेमी ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे क्या हो गया, द गुड्स विच कैन बी यूज फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर द सेमी ड्यूरेबल गुड्स. लाइक विद इन अ ईयर आप यूज कर रहे हो, लाइक क्लोथ्स हो गया, क्रॉकरी हो गया, शूज हो गया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को आपको तुरंत कंज्यूम कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज नष्ट हो जाएगा. भाई आजकल तो फूड 1 साल 3 साल चलता है. अब बताओ लेस क्या ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है बच्चे? वही तो आपको ये बुक से बता रहा है ना कि आप जिसको रख नहीं पाओगे. मिल्क मिल्क नॉर्मली हम लोग समझते थे सुबह लाए शाम तक गर्म नहीं हुआ है, तक शाम तक वो खराब होना था, लेकिन अभी तो चलता है भाई मिल्क. एक बार मैं कार में भूल गई थी मिल्क को लेना, पैकेट में था. 2 दिन के बाद वो दो 2 दिन नहीं, मतलब आराम से आराम से 30 आवर्स के बाद मदर इन लॉ ने गर्म किया उस दूध को, वो ठीक था. तो किस लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स मिला रहे हैं, सोचो. लिखता है कि एक ही दिन चलेगा. लिखा हुआ फिर भी आप रख के देखना जरा सा क्या मिला रहे, मतलब क्या बताओ, क्या इंजेक्ट करके दे रहे हैं ना. तो कोई भी खाना अगर बोलता है ना कि बहुत दिन चलेगा, वो खाना खाना ही नहीं होता भाई, उसको नहीं खाना है आपको. सर्विसेज, सर्विस रिफर्स टू द नॉन मटेरियल ऑफ द गुड्स. दिख रहा है वहां पे क्या? नहीं. हाँ, services refers to the non-material goods which directly satisfy the human wants. For example, services of teachers, doctors, banks. Okay. Next, capital goods. Capital goods are those final goods which help in a production of other goods. ठीक है, उसे capital goods बनेंगे, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया. Okay. पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट कैपिटल गुड्स के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं. दे आर यूज इन द, तो यहाँ पे क्या बताया, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कैपिटल गुड्स में, दे आर यूज इन द फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव अ एक एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है जो कि मोर देन 5-6 ईयर होगा. कैपिटल गुड्स इसीलिए बोला जाएगा.
दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसा है वैसा ही है वो सामान, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे फॉर्म्स में। हाँ कोई बात नहीं। वही बात है, उनको फेस पे स्प्रे करूंगी तो ओके। नेक्स्ट, दे नीड रिपेयर्स, रिपेयर्स होगा या फिर रिप्लेसमेंट करना होता है। ओके, दे हैव अ डिराइव डिमांड्स एज दे द डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स। मुझे अगर क्लोथ का मशीन ला रही है तो अगर क्लोथ की डिमांड बढ़ी तो मुझे उस मशीन की भी डिमांड बढ़ेगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डिराइव डिमांड। पॉइंट समझ में आया डिराइव डिमांड का मतलब? ओके, कैपिटल गुड्स आर द ड्यूरेबल गुड्स, durable use. Capital goods are durable use consumer goods for households. When the good, say refrigerator, is used by the producer, okay, in a confectionery shop में, okay, refrigerator use करा, then it is a capital goods. However, the same goods, that is refrigerator, is a durable use consumer goods for the household. Okay, हमारे लिए वो ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगा, ड्यूरेबल बट कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, बट उनके लिए क्या होगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा, बिकॉज वो उसको वो अपने पर्सनल पर्पस में यूज नहीं कर रहे हैं, उसको एसेट को, वो एक तरह से एसेट हो गया उनका। ये पॉइंट मार्क करेंगे, 5 नंबर पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे कैसे मार्क करोगे। अभी तो बुक ही नहीं है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे कंजर्न का इसको डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भरे आने वाले हैं। ओके, 2-3 पॉइंट को मैं अब स्पीड में और बता रही हूँ, ये सब पॉइंट डिस्कस फिर से होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ओके, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हो गया कैपिटल फॉर्मेशन refers to addition to the capital stock of the company. For example, construction of a building, purchase of a machinery, addition to the inventories of the goods are called the cross investment. मतलब are the called the investment, मतलब या तो आप कैपिटल एसेट फॉर्म कर रहे हो, ओके, स्टॉक में, लाइक आप क्या कर रहे हो, स्टॉक में ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ इन्वेंट्रीज बोल दिया, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक हो गया, या फिर आप कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, लाइक परचेस ऑफ मशीनरी करके या बिल्डिंग बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो टाइप के, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस में है विद डेप्रिसिएशन है, नेट मतलब माइनस कर दो डेप्रिसिएशन को तो आपके पास नेट आ जाएगा। ओके, ये जो भी पॉइंट है इसको रीडिंग करके आएंगे। मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स में जा रही हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट पता है आपको? जब कोई भी टैक्स पेमेंट जो करता है बंदा गवर्नमेंट को, वो लायबल है इसलिए पे कर रहा है, बट उसके ऊपर बर्डन ही नहीं है टैक्स का अमाउंट को कलेक्ट करने, मतलब रखने का। जैसे कि अगर आप इनकम कर रहे हो, आप अपने पॉकेट से पैसे इनकम करने से पहले इनकम करके आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, यानी आप लायबल हो, आप पे कर दो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। बट जब मैं कोई सामान को सेल करती हूँ तो मैं आपसे टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर रही हूँ, लायबल मेरे पास है, बट लायबिलिटी मेरे ऊपर है, बट बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, मैं तुमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रही हूँ। दैट इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? Indirect taxes refer to those taxes which are imposed by the government on production and sale of a goods and services. Okay? और सब्सिडी किसे बोलेंगे? इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए। एलपीजी सिलेंडर का बहुत सब्सिडाइज रेट में था, अब नहीं है, अब ₹10 देखो लिखा हुआ है ना। तो टैक्स एंड सब्सिडी दो ऑपोजिट टर्म हो गए। टैक्स में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही, सब्सिडी में आपको बेनिफिट दे रही है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये सब टर्म है ना, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। नाउ फैक्टर कॉस्ट किसे बोलेंगे हम लोग?
यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह बना हुआ है, हाँ, उसको ध्यान से देखो। फैक्टर कॉस्ट में एरो जा रहा है, और फैक्टर कॉस्ट जब हम लोग मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो हम टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब फॉर्मूला बनाऊंगी अगर मैं, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, बनेगा फॉर्मूला। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, राइट। NFIA नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारे टर्म्स सम्स के लिए है, इसलिए बस यही पॉइंट बचा है हमारा NFIA, ओके। NFIA, it refers to the difference between factor income received from the rest of the world and from the factor income paid to the rest of the world. NFIA का मतलब जो भी फैक्टर इनकम आप अर्न कर रहे हो बाहर से, माइनस आप फैक्टर इनकम कितना पे करते हो। मतलब अगर मैं बोलूँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम जब आ रहा है बाहर से, नेट फैक्टर ऑफ इनकम कुछ पेमेंट भी कर रहे हो तो उसको माइनस कर दो, आ जाएगा NFIA। क्लियर है ना? बट आई वांट ईच एंड एवरी सेंटेंसेस आप पढ़ोगे घर पे, ओके। नेक्स्ट पेज में फ्लो चार्ट की तरह बना हुआ है ना, वो देखो क्या है। आप डोमेस्टिक इनकम में हो, डोमेस्टिक नीचे से देखो, डोमेस्टिक इनकम में हो, डोमेस्टिक इनकम में आप जैसे NFIA को ऐड कर रहे हो नेशनल इनकम चले जा रहे हो। तो domestic income is equal to, so national income is equal to domestic income plus NFIA, ठीक है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है NFIA का, ये सारी चीजों को आपको पढ़ने हैं, ये वाली पेज को पढ़ लोगे, ओके। यहाँ तक आपका, ओके। तो आज मैं क्लास यहीं तक रहने देती हूँ, थैंक यू।